सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन से पहले दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़ गई है। आज लोकसभा का बिजनेस बुलेटिन भी जारी हो गया और इसमें बताया गया कि आने वाले हफ्ते में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 जैसे कई बिल पेश होंगे। हालांकि इस बिजनेस बुलेटिन में डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चर्चा सिर्फ इन दो बिल की ही हो रही है, क्योंकि विरोधी दलों को लगता है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बनी जेपीसी के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे ही पार्लियामेंट वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करेगी, राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद यह बात जेपीसी के सामने कही है। हालांकि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार की खामोशी विपक्ष को ज्यादा परेशान कर रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर परिसीमन बिल का ड्राफ्ट सामने रखने की मांग की है। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं होते, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार भले ही जोर लगा ले, पार्टियों को तोड़ ले, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएगी, इसलिए ना परिसीमन बिल पास होगा और ना वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लेकिन आज तमिलनाडु में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। वीसीके के नेता ने दावा किया कि आने वाले दिनों में डीएमके का पाला बदलेगा, डीएमके बीजेपी के साथ जाएगी। परिसीमन बिल पर डीएमके बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि सिर्फ डीएमके के 22 सांसदों के समर्थन से काम नहीं चलने वाला। संविधान संशोधन बिल को 2/3 बहुमत से पास कराने के लिए सरकार क्या करेगी और विपक्ष की रणनीति क्या है, इस पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको उन विधेयकों के बारे में थोड़ी डिटेल दे दें जो सरकार इस सत्र में लाने वाली है। मॉनसून सेशन में सरकार जो बिल लाएगी या लाने वाली है, उसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। एक बिल के तहत यह प्रावधान होगा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पहुंचाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी एक विधेयक लाया जाएगा। अब अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में देरी की जाएगी तो इस पर कानून को कठोर किया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 भी मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। इस बजट सेशन के दौरान भी इसे पेश किया गया था, लेकिन तब इसे चर्चा के लिए नहीं लाया जा सका था। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उन 2 विधेयकों की है जिन्हें अभी लिस्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें मॉनसून सेशन के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। इनमें पहला है वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरा डिलिमिटेशन बिल। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर जेपीसी के चेयरमैन ने क्या कहा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 6 महीने के नोटिस पर देश भर में एक साथ चुनाव कराने को तैयार है। यानी अगर आज वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बन जाए तो अगले साल जनवरी फरवरी में पूरे देश में एक साथ लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग की तैयारी ऐसी है। हालांकि बिल मॉनसून सेशन में आएगा या नहीं, इसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के चेयरमैन प्रेम प्रकाश चौधरी ने यह कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर जितने भी लोगों की राय ली, उनमें से 99% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। पीपी चौधरी राजस्थान की पाली लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने लखनऊ में सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की और इसके बाद पीपी चौधरी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद किसी राजनीतिक दल को फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावी और स्थिर बनाना है। पीपी चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और लेबर सेक्टर पर व्यापक असर पड़ता है। आचार संहिता लागू होने से विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर टीचर्स को ही इलेक्शन की ड्यूटी में लगाया जाता है। पीपी चौधरी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे पर खतरे की आशंका पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। अगर तब इससे संघीय ढांचे पर कोई खतरा नहीं था तो आज क्यों हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 1968 में कांग्रेस सरकार ने 8 राज्यों में विधानसभाओं को भंग करके वहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए थे। मकसद यही था कि इलेक्शन कैलेंडर एक समान रहे। लेकिन बाद में इमरजेंसी के दौरान चुनाव टलने से यह व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई।
पीपी चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जेपीसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में साल 2028 में पारित होता है तो 2029 का आम चुनाव एक देश एक चुनाव की दिशा में पहला बड़ा चरण हो सकता है। पीपी चौधरी के मुताबिक पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि देश में मजबूत डेमोक्रेसी बने तो हमारे मतदाताओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे परसेंटेज में होना बहुत जरूरी है। वो तब होगा जब हम चुनाव जो है, हमारी चुनाव पूरे 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, तब उनका मन करेगा कहीं पूरे देश में कोई भी मतदाता कहीं भी रहता है। आज हम देखते हैं पूरे इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में पूरे देश में, चाहे लखनऊ का भी आप देखिए, कई लोग बाहर रहते हैं, तो अब आप सोच सकते हैं जो 2-3 हजार किलोमीटर रहते हैं वो 2-3, 4-4, 5 बार इलेक्शन के लिए आएंगे, तो हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं बार बार चुनाव करा करके। वो भी पार्टिसिपेट करें। देश से 3 करोड़ लोग हैं देशवासी जो विदेशों में रहते हैं, वो तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका चुनाव जो है, कई चुनाव होते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, एक साल में 6 चुनाव विधानसभा के होते हैं, पंचायतों के चुनाव अलग, म्युनिसिपैलिटी के अलग, लोकसभा के अलग। फिर बाहर का आदमी कैसे है, कैलेंडर फिक्स नहीं। अगर 5 साल का कैलेंडर फिक्स होगा तो उनका भी मन करेगा यहाँ आकर करके वोट करने का। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी तो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि देश में पहले एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन जब लगा कि यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। मनोज झा ने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि धन बल और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने के मामले में वो बाकी सभी पार्टियों से बहुत आगे है। इस देश में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन था, वो तार क्यों टूटी, वो साइकिल क्यों ब्रेक हुआ, उसके लिए क्या इंतजामात किए गए, उस कंटीजेंसी को कैसे एड्रेस करेंगे। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्सेशन वगैरह वगैरह। ये जो वननेस है ना, इसका ऑब्सेशन ठीक नहीं है। बहरहाल मसौदा आए फिर बात होगी। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वन नेशन? देखिए, हमारा मानना है ना कि ये एक तरह से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को अप्रोप्रिएट करने की। वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हमेशा झुकाव जो होगा एक नेशनल पार्टी और खास करके एक ऐसी पार्टी जिसके संसाधन कितने हैं उनके मेंबरान को भी नहीं पता, धन संपत्ति संस्था सब उनके पास है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बेहद आवश्यक है और वन नेशन वन इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड को और खत्म करेगा। सरकार की नीयत पर शक तो कांग्रेस को भी है, लेकिन सरकार ने औपचारिक तौर पर तो कुछ कहा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेता भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, बिल का ड्राफ्ट सामने आ जाए, उसके प्रोविजंस देखने के बाद ही कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। अभी अंदाजा लगाना ठीक नहीं, एक उसका प्रारूप ड्राफ्ट आ जाए, उसे पढ़ने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो कमेटी की बैठक हुई लखनऊ में, बैठकों का दौर जारी, तो जो सामूहिक रूप से जो तय हो जाएगा वही तो आएगा। तो उसको पढ़ने के बाद हम अपनी पार्टी में फिर इंडिया गठबंधन में बात करके उसके खिलाफ रणनीति अपनाएंगे। हम वही करेंगे जो देश हित में होगा, भाजपा हित में नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अनिल देसाई वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के मेंबर हैं। आज अनिल देसाई ने कहा कि सरकार ने सिर्फ शिगुफा छोड़ा है, फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तो जेपीसी ने सिर्फ 10 राज्यों के लोगों से बात की है। अनिल देसाई ने कहा कि सच यह है कि आइडिया के तौर पर भले ही वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अच्छा लगे, लेकिन हकीकत में इसे जमीन पर लागू करना आसान नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो जेपीसी है पूरे देश भर में दौरा कर रही है, ये दौरा चल रहा है। अभी हर राज्य में
हम लोग गए हैं, अभी तक मेरे ख्याल से 10 राज्य हुए, और जहाँ तक मेरे संज्ञान में जो बात है वो अभी इतनी जल्दी वो नहीं आएगा। ये पेपर पर तो बहुत आइडियल है, बहुत ठीक लगने वाली बात है, देश भर में एक ही साथ चुनाव हो, लेकिन क्या वो हम ले सकते हैं? क्या उस तरह की व्यवस्था हमारे पास है, परिपूर्ण व्यवस्था है? तो ये प्रश्न जो है ये बहुत संगीन और बहुत गंभीर प्रश्न है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दी बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर ने। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अगर इस देश की सियासी पार्टियों को खुद को बचाए रखना है तो उन्हें वही करना होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह चाहते हैं। इसलिए अभी कोई कुछ भी कहे उसका कोई मतलब नहीं है। वक्त आने पर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हो या परिसीमन का बिल हो, इन सब का समर्थन करेंगे। चुनाव आयोग ने सही कहा है। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है, और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है, तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल, परिसीमन बिल सब पास करना पड़ेगा। सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ही नहीं, सरकार डिलिमिटेशन बिल लाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन ऑपोजिशन के नेताओं का कहना है कि सरकार भले ही बिल ले आए, लेकिन संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों का समर्थन कहां से लाएगी? मजे की बात यह है कि अब विपक्ष के नेता ही बता रहे हैं कि 360 सांसदों का समर्थन कैसे मिलेगा। कल ही पी चिदम्बरम ने यह आशंका जताई थी कि डीएमके और एनसीपी सरकार के साथ जा सकते हैं, और आज तमिलनाडु के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल वीसीके के नेता थोल तिरुमावलन ने यह दावा किया कि पर्दे के पीछे डीएमके और बीजेपी के बीच बात चल रही है। डीएमके और बीजेपी के बीच किसी तरह का अलायंस हो सकता है। तिरुमावलन ने कहा कि वाजपेयी सरकार के दौरान डीएमके सत्ता में शामिल थी, उसके नेता वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, और एक बार फिर ऐसा हो सकता है। थोल की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पार्टी वीसीके कुछ महीने पहले तक तमिलनाडु की डीएमके के साथ थी। एमके स्टालिन की सरकार में ये शामिल थे। दोनों पार्टियों ने चुनाव भी मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव में डीएमके की हार हो गई, तो इसके बाद कांग्रेस के साथ साथ वीसीके ने भी स्टालिन का साथ छोड़ दिया। गठबंधन से बाहर होकर जोसेफ विजय की सरकार को समर्थन दे दिया। अब वीसीके के नेता यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डीएमके का साथ इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में डीएमके मोदी सरकार में शामिल हो जाए। हालांकि डीएमके ने इस दावे को बेबुनियाद बताया। डीएमके के नेता टीकेएस इलंगोवन ने कहा कि परिसीमन बिल का मौजूदा स्वरूप किसी भी सूरत में वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। इलंगोवन ने कहा कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के 5 राज्यों की लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर सिर्फ 160 होंगी, जबकि नॉर्थ इंडिया को 650 सीटें मिलेंगी। See, what he is talking, I don't understand. We are against BJP. They are succumbing to BJP. They will fall at the feet of BJP very soon. But we are opposing BJP. We are against BJP. That is our stand. But let us see. They will talk anything. Our number will be reduced to 160. Whereas in the North Indian states, their number will be increased to 650. So they will have more number of seats. But we will have less number of seats. That is what we say. Peg the number to the present limit, we will accept it. टीकेएस इलंगोवन कह रहे हैं कि वीसीके पार्टी के नेता की बातों का कोई मतलब नहीं है। डीएमके हमेशा से बीजेपी का विरोध करती थी, करती रहेगी। उन्होंने कहा कि वीसीके बहुत जल्द बीजेपी से हाथ मिला सकती है। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर टीकेएस इलंगोवन ने कहा कि इसकी वजह से दक्षिण राज्यों की सीटें कम होंगी, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन बिल को लेकर पिछले 2 दिन से जिस किस्म की राजनीति हो रही है, उससे एक बात तो क्लियर हो गई।
विपक्ष को पूरा भरोसा है कि सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सेशन में सरकार फिर से डिलिमिटेशन बिल लाएगी। सभी पार्टियां इसी हिसाब से अपनी रणनीति बना रही हैं। परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए आज सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की एक मीटिंग हुई। 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और पार्टी के कई और बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में खड़गे ने लिखा कि पार्लियामेंट में परिसीमन बिल एक बार गिर चुका है, इसके बावजूद सरकार फिर से इसे लाना चाहती है। खड़गे ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले सभी दलों को भरोसे में ले, बिल की डिटेल शेयर करे। कांग्रेस के नेता नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार संवैधानिक परंपराओं को तोड़कर अपनी मनमर्जी करना चाहती है, लेकिन विपक्ष एकजुट है। सरकार परिसीमन बिल पास नहीं करवा पाएगी। ये इंटरेस्टिंग सेशन इसलिए होगा क्योंकि जो है पिछले सेशन में डिलिमिटेशन बिल जो आई थी उस पे बहुमत ये लोग इकट्ठा कर नहीं पाए थे। अब सिर्फ और सिर्फ उस बिल लाने के लिए, क्योंकि इनकी हार हुई थी, इनकी बेइज्जती हुई थी, इनका ह्यूमिलेशन हुआ था, तो इसलिए फिर से दोबारा उस बिल को पास करवाने के लिए जितने भी तोड़ जोड़ की राजनीति पूरे देश भर में चल रही है वो इसके लिए चल रही है। टीएमसी को इन्होंने तोड़ा, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप को इन्होंने तोड़ा, और दूसरे पार्टियों के पीछे पड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि इनको चाहिए 2/3 इंडिया ब्लॉक का कुनबा इस बार कमजोर तो दिखेगा। डीएमके का सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया है, वो आप लोगों के साथ नहीं है। टीएमसी की स्ट्रेंथ घट गई है, तो अब डिलिमिटेशन बिल आएगा तो विपक्ष रोक पाएगा इस बार उसे? नहीं, बिल्कुल हम रोकने की कोशिश करेंगे और रोक भी पाएंगे, क्योंकि जितने नंबर्स की जरूरत है उतने नंबर्स एनडीए के पास है नहीं। ये एक तो आप इलेक्टोरल मैंडेट की बात अगर करते हैं तो वो तो है ही नहीं, ये भी तोड़ जोड़ की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। इतनी गिरी हुई सियासत जो है, मुझे नहीं लगता कि पिछले आपको उम्मीद है इस बार भी 75-80 साल में किसी ने किया होगा। 100% इस बार वो बिल गिरेगी। आपको पूरी उम्मीद है कि बिल गिरेगी। कुछ सांसद कुछ पार्टियों से उधर गए हैं, उसके बावजूद भी वो बिल पास नहीं करवा पाएंगे। आखिर विपक्ष को डिलिमिटेशन बिल से दिक्कत क्यों है? इसका क्लियर आंसर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परिसीमन आयोग पर भरोसा नहीं है। महुआ मांझी ने कहा कि बीजेपी जिस तरह चुनाव आयोग से अपने मन मुताबिक काम करवा रही है, वैसा ही परिसीमन आयोग के साथ भी हो सकता है। महुआ मांझी ने दावा किया कि मोदी सरकार महिला आरक्षण की आड़ में अपने हिसाब से परिसीमन करवाना चाह रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि विरोध इंडिया गठबंधन ने कभी भी नहीं किया था महिला आरक्षण बिल का, इसीलिए 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हो चुका था। इस बार क्या हुआ था, इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि उसके साथ उन्होंने जो परिसीमन को जोड़ा था, महिला आरक्षण बिल को सामने रखकर परिसीमन को जोड़ा, तो परिसीमन में खतरा हो गया था कि उसमें जो आयोग बन रहा था, परिसीमन आयोग, उस आयोग में जो लोग बैठेंगे वो कौन लोग होंगे, उनके बारे में जो भी बताया गया था उन पर लोगों को भरोसा नहीं था कि वो परिसीमन आयोग सही ढंग से काम करेगा। अभी जिस तरह से कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, कभी किसी और महत्वपूर्ण संस्थान पर कि वो हमारे भाजपा के लोगों के इशारे पे कुछ ना कुछ वहां हो रहा है, ऐसे आरोप लगाते हैं लोग। तो उस तरह से उन्हें ये डर था, विपक्ष को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि परिसीमन आयोग हर राज्य में कोई खेल करे, हर राज्य में वो विपक्ष के पार्टियों के सीट्स को कम करने के लिए उसी तरह से सीमांकन करे। अगर सत्ता पक्ष ये भरोसा दिलाता है कि परिसीमन में इस तरह से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सबको साथ लेकर रीजनल पार्टियों से राय मशवरा लेकर उनको उस कमेटी में रखकर तब उसका सीमांकन होगा, तब परिसीमन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का विश्वास दिलाने के बाद और पार्टियां इसमें सहमत नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि परिसीमन बिल का मकसद महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करवाना है। अगर फिर भी कोई पार्टी इस बिल का विरोध करती है तो जनता उसको चुनाव में सबक सिखाएगी। 17 जुलाई को एनडीए के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई गई है। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी। अगर 33% महिलाओं के आरक्षण पारित हो तो देश में अगर 50% आबादी महिलाओं की है तो क्या उनका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन 33% नहीं होना चाहिए? और इन लोगों ने पहले विरोध किया,
उसका नतीजा आपने देखा कि टीएमसी ने किया, क्या हश्र हुआ, बंगाल में डीएमके ने किया, तमिलनाडु में क्या हश्र हुआ, सब जगह आपने इनका हश्र देखा। आगे करेंगे तो वही हश्र फिर 29 में होगा। परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल मॉनसून सेशन में आएगा या नहीं, ये तो अगले हफ्ते पता चलेगा। लेकिन आमतौर पर पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत से पहले विपक्ष आक्रामक मुद्रा में होता है। सरकार हर मुद्दे पर बात करने का भरोसा देती है, लेकिन इस बार उल्टा दिख रहा है। विपक्ष कंफ्यूज है और सरकार खामोश है। विपक्ष की पार्टियां एक एक करके टूट रही हैं। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां एक एक करके गठबंधन से बाहर हो रही हैं। इसलिए विपक्ष के नेता परेशान हैं।